नमस्ते भैया बहनों। आज की इस कक्षा में आप सभी का अभिनंदन। आज हम कक्षा सप्तमी की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 3 इसका अध्ययन करेंगे। पाठ 3 है हिमालय की बेटियां। इसके लेखक है नागार्जुन। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों, मैदान और पहाड़ों के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा की है। मैदानी प्रदेश में ये नदियाँ माँ और दादी के समान धीर, गंभीर और सभ्य महिला जैसी प्रतीत होती है। पर्वतों में यह उछलती कूदती, दुबली पतली, चंचल बालिकाओं के समान लगता है कि हिमालय इनका पिता है और समुद्र इनका पति। लेखक को इन नदियों का एक रूप बहन जैसा भी लगा। सतलज नदी में उसे बहन का रूप दिखाई दिया और इस पर एक कविता भी लिखी उन्होंने। अब जानते हैं पाठ के बारे में। बच्चों, विशालकाय हिमालय भारत की सीमाओं की रक्षा करता है और यही वो हिमालय है जहाँ से अनेक छोटी बड़ी नदियाँ निकलती है। लेखक को वो नदियाँ उस हिमालय रूपी पिता की बेटियाँ लगती है, इसलिए इस पाठ का नाम उन्होंने हिमालय की बेटी रखा। जब वो हिमालय से निकलती है तो बहुत ही पतली सी धारा के रूप में होती है, चंचल बच्चे की तरह दिखाई देती है और जब वह धीरे धीरे बहती हुई मैदानी इलाकों में बढ़ती है तो उनका आकार बड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि वो इतनी विशाल हो जाती है कि बहुत बड़े इलाके को घेर लेती है। कल कल व झरझर करती हुई नदियाँ बहती है और मैदानी इलाकों में पहुँच जाती है। वहाँ जाकर उनका बहुत ही शांत रूप देखने को मिलता है, जैसे कोई गंभीर महिला हो या औरत हो, और उनका अंतिम लक्ष्य होता है समुद्र में जाकर मिल जाना। लेखक ने जब दूर पहाड़ से उन नदियों को बहते हुए देखा तो उसके मन में न जाने कितनी बातें आई जो उसने इस पाठ के माध्यम से जानना चाहिए। पाठ देखिए। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, यहाँ मैंने लेखक के लिए आया है। बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। सम्भ्रांत महिला की भांति से प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। लेखक का कहने का मतलब है कि दूर से अभी तक जो नदियाँ शिष्ट महिला की भांति बहुत ही गंभीर, शांत, अपने ही काम में व्यस्त दिखाई देती थी, जिनके प्रति मेरे हृदय में सम्मान और श्रद्धा का भाव था, दादी माँ, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाकर आनंदित होता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगिमा, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता है जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कवि का कहने का मतलब है कि जब मैं पर्वतों के शिखर पर चढ़ा तो आश्चर्य हुआ कि यह दुबले पतले स्वरूप में गंगा, यमुना, सतलुज मैदानी भागों में जाकर कैसे विराट रूप धारण कर लेती है। मैदान में जाकर इनकी बाल सुलभ चंचलता कैसे समाप्त हो जाती है। इतना आश्चर्य तो किसी लड़की अथवा नन्ही कली को देखकर भी नहीं होता है जितना आश्चर्य इन नदियों को देखकर हुआ। कहाँ ये भागी जा रही है? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ, जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर, आदित्य कहें, बंधुर यानी ऊंची नीची या सुंदर। आदित्य क्या होती है? ऊंची समतल पर्वतीय भूमि। सरसब्ज उपत्यकाएं। सरसब्ज का अर्थ होता है हरी भरी या हरियाली से युक्त। उपत्यकाएं होती है तराई या पर्वत के नीचे की जो भूमि होती है उसको उपत्यका बोलते हैं। ऐसा है इनका लीला निकेतन।
लीला निकेतन होता है क्रीड़ा भवन या खेलने का स्थान। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती यादें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। लेखक का कहने का मतलब है कि निरंतर बहने वाली नदियाँ का अंतिम लक्ष्य क्या है, जिसके कारण ये व्याकुल है। हिमालय जैसे महान पिता का असीम स्नेह लाड़ प्यार पाकर भी ये संतुष्ट नहीं है, तो वे कौन है जो इन्हें संतुष्ट कर सकेगा। बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, हरियाली से युक्त घाटियाँ, गहरी गुफाएं, बाल क्रीड़ा स्थल मानो इनका घर है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब ये नदियाँ बहकर आगे जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा और केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें अपने बचपन की बातें करने का अवसर मिल जाता है। इतना ही नहीं है, जंगलों में मार्ग से भी भटक जाती है। लेखक कहता है कि बुढ़ा हिमालय अपनी नदी रूपी नटखट बेटियों के लिए न जाने मानसिक रूप से कितना परेशान होता होगा। यदि ऊंचे ऊंचे शिखरों से भी जाकर पूछ लिया जाए तो वे उत्तर नहीं दे सकेंगे। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल जिसे कुंभा भी कहते हैं, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय को इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। श्रेय यानी महान अवसर मिलना। कवि कहता है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसे विशाल नदियों को याद करके हिमालय के सामने सहजी, रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि अनेक नदियों का यह स्वरूप दिखाई देता है जब वे हिमालय से निकलती है, क्योंकि ये सभी को पता है कि उद्गम स्थल पर नदियों का स्वरूप दुबली पतली लड़कियों की तरह होता है। वास्तविकता तो यह है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियों का प्रभाव हिमालय के कारण ही है। बिना हिमालय के इनका कोई अस्तित्व नहीं है। वह समुद्र जहाँ जाकर ये नदियाँ गिरती है उसमें इस बात का श्रेय है कि ये विशाल नदियाँ उसमें जाकर गिरी हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बुढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत होता है, ऐसा मन भावन प्रतीत हुआ है वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। लेखक का कहने का भाव है कि नदियों को हिमालय की बेटियां बताया है और समुद्र को नदियों का पति, तो समुद्र के जो ससुर है वो हिमालय को लेखक ने बताया है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, बेत्रपदी जो बेतवा नदी है को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। कालिदास जी के महाकाव्य का प्रमुख पात्र है यक्ष। महाकाव्य में बादलों को दूत के रूप में दर्शाया है। यक्ष ने अपनी प्रेमिका यक्षिणी को बादलों को दूत के रूप में भेजा था। तुम्हारी यह प्रेसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन यानी सजीव रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा यानी अलग अलग शक्लों में देखेगा वह ऐसी नतीजे पर पहुँचेगा। काका कालेरकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और
भी धागा है जिसे हम उनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। जो थोलिंग जो तिब्बत में है उसकी बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया तो मन गुनगुनाने लगा। इस गद्यांश में काका कालेलकर जो नाम आया है ये महान विचारक है। लेखक ने महान विचारक काका कालेलकर के विचार को रखते हुए कहा कि वह नदियों को संपूर्ण जनमानस की माता मानते थे। लेखक का विचार है कि नदियों को माता बनाने से पहले उन्हें बेटियों के रूप में भी देख ले। इतना ही नहीं तो प्रेमिका के रूप में भी देखा जा सकता है। बहन का स्थान तो अनेक कवियों ने दिया है। एक दिन लेखक कह रहा है कि एक दिन मन उचट जाने पर वो थोलिंग यानी तिब्बत में समतल नदी के किनारे बैठकर जब लेखक ने उसमें अपने पैर डाले तो थोड़ी देर में लेखक तरोताज़ा हो गया और कविता गुनगुनाने लगा। इस कविता में लेखक ने सतलुज को बहन कहकर उसकी जय जयकार की है। यानी लेखक का मन अनमना सा हो गया। जिस प्रकार बहन अपने भाई के सभी दुख दूर करती है, उसी प्रकार सतलुज नदी में जाकर भी कवि का मन प्रसन्न हो गया। इसलिए कवि ने सतलुज नदी को बहन माना है। इस कविता के माध्यम से कवि ने सतलुज नदी का आभार प्रकट किया है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी है बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित तट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। ये पाठ हुआ। अब करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन किन रूपों में देखते हैं। उत्तर। नदियों को माँ स्वरूप तो माना गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियों, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखा है। प्रश्न 2। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है। उत्तर। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी नदियां हैं। इन दो नदियों के बीच से अन्य दो छोटी बड़ी नदियां बहती है। ये नदियां दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर ये नदियां बनी है। ये नदियां सुंदर एवं लुभावनी लगती है। प्रश्न 3। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। उत्तर। जल ही जीवन है। ये नदियाँ हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती है। ये नदियाँ लोगों के लिए कल्याणकारी एवं माता के समान पवित्र है। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती-बाड़ी करना शुरू किया। इसके अलावा ये नदियाँ गांवों और शहरों की गंदगी भी अपने साथ बहाकर ले जाती है। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। मानव के आधुनिकीकरण में जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के नवीन साधनों आदि में इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधों आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस प्रकार नदी हमारे लिए कल्याणकारी है। यही कारण कि काका कालेलकर ने उन्हें लोक माता कहा है। प्रश्न 4। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। उत्तर। हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों तथा हरी भरी घाटियों एवं महासागरों की भूरी भूरी या अच्छी अच्छी प्रशंसा की है। तो भैया बहनों, ठीक से पाठ को समझकर इसके प्रश्नोत्तरों को गृह कार्य की कॉपी में सुलेख में करिए। जय हिंद।